मैं कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लासेंटा प्रीविया डिस्कस करने जा रही हूँ। जिन भी लोगों ने मेरा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है प्लासेंटा प्रीविया का, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लासेंटा प्रीविया का पहला वीडियो भी देखें और जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। डेफिनेशन ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, then types and causes of antepartum hemorrhage, placenta previa का definition, etiology of placenta previa, then high risk factors of placenta previa, degrees and types of placenta previa, and dangerous placenta previa, then cause of bleeding, mechanism of stoppage of bleeding, clinical features, signs of placenta previa and investigations. अब इसके आगे मैं ये इस वीडियो में कॉम्प्लिकेशंस, मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट को डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। कॉम्प्लिकेशंस, ये मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि एंटीनेटल पीरियड में मदर को एंटीपार्टम हेमरेज विद शॉक हो सकता है, माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, प्री मैच्योर लेबर हो सकता है। इंट्रानेटल पीरियड में अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कॉर्ड प्रोलैप्स, स्लो डायलाटेशन, intrapartum hemorrhage and increased operative incidence. Postpartum period में postpartum hemorrhage, retained placenta due to increased surface area and morbid adhesions, puerperium में sepsis, subinvolution and embolism. Then fetal complications may be like low birth weight baby, then asphyxia, then intrauterine death, birth injuries, congenital malformation. This is seen 3 times more common in placenta previa. Maternal and fetal morbidity and mortality. Now let's see the management. मैनेजमेंट में हमेशा हम देखते हैं कि हम प्रिवेंशन अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में प्लासेंटा प्रीविया को तो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, बट वी कैन इम्प्रूव एंटीनेटल केयर एंड बी प्रिपेयर्ड वेल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन. सो एडिक्वेट एंटीनेटल केयर टू इम्प्रूव हेल्थ ऑफ क्लाइंट एंड करेक्ट एनीमिया. अगर हम एंटीनेटल पीरियड में शुरू से ही पेशेंट पे ध्यान दें और उसमें एनीमिया प्रिवेंट करें और उसका HB अच्छा मेंटेन करें, तो अगर वो ब्लीड होती है तो शी कैन विथस्टैंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. Then early diagnosis at 20 weeks, then pay attention to warning hemorrhages. जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शुरू में स्लाइट ब्लीडिंग्स होती है और फिर धीरे धीरे इट में टर्न इनटू ब्रिस्क हेमरेज. सो शुरू के ही जो स्लाइट ब्लीडिंग होती है उसे लाइटली ना लिया जाए और उसे सीरियसली ट्रीट किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए. देन कलर डॉपलर टू डिटेक्ट प्लासेंटा एक्रीटा एंड टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. देन मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि एट होम when the patient starts bleeding at home, what we can do. So at that time put client to bed immediately, assess blood loss, patient का pads and clothes को इंस्पेक्ट करिए और देखिए कि कितना ब्लीडिंग हो चुका है. देन चेक वाइटल साइंस, जिसमें BP और पल्स एक्सेट्रा से हमें पेशेंट का स्टेटस और जनरल कंडीशन का अंदाज़ा लग सकता है. ऑल्सो वी हैव टू असेस डिग्री ऑफ एनीमिया. Then quick gentle abdominal examination and FHS can be counted to note fetal well-being. Then vulval inspection to know whether still bleeding actively. And no PV to be done. मैंने previous video में बताया था कि PV is contraindicated in placenta previa क्योंकि उसकी वजह से और ज़्यादा brisk hemorrhage हो सकता है. So PV should not be done. Then transfer patient to hospital. At that time we have to see that we shift patient to a well equipped hospital with facilities for LSCS, blood transfusion, expert obstetrician, expert neonatologist and NICU etc. ये सारी फैसिलिटीज़ जहाँ अवेलेबल होगी वहीं पे हमें पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए. और वाइल शिफ्टिंग वी शुड स्टार्ट IVRL, क्योंकि अगर पेशेंट बहुत कंटिन्यूस ब्लीड होती है तो शी में गो इन शॉक एंड देन वी में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट हर वेन. देन टेक डोनर्स अलॉन्ग, पेशेंट के रिलेटिव्स में डोनर्स को साथ में लेके चलना है बिकॉज शी विल नीड ब्लड ट्रांसफ्यूशन. Then on admission what we have to do, like assess again, we have to do assessment quickly about amount of blood loss, कितना bleeding हो चुका है, vitals assess करना है, FHS assess करना है, fundal height.
Okay, then if the IV was not started, we should start IV by putting a large bore IV cannula so that we can deliver fast IV. Then collect blood sample. पहले हमें सैंपल लेना है और उसे ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के लिए भेजना है so that we can arrange for blood. Then start normal saline or ringer lactate till blood is arranged. And if diagnosis is not confirmed, then USG can be done to confirm the diagnosis. Then formulation of लाइन ऑफ मैनेजमेंट. अभी यहाँ पे दो मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, एक है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट और एक है एक्टिव मैनेजमेंट. तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट हम किन केसेस में करेंगे और उसका एम क्या होता है? एम इज़ टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी टिल फीटल मैच्योरेशन. हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट उन्हीं लोगों में करेंगे जिसमें जिसमें बेबी प्रीमेच्योर यानी 37 वीक्स से कम वाली प्रेगनेंसी है. तो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी बाय डूइंग दिस मैनेजमेंट. और उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है? एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर स्लाइड दैट वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल होना चाहिए और जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो मैंने पहले मेंशन किया. देन सिलेक्शन ऑफ केस. मदर किन पेशेंट्स में हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं? अगर मदर की कंडीशन अच्छी है और उसका हेमोग्लोबिन एटलीस्ट 10 ग्राम% है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी लेस देन 37 वीक्स है. एज आई टोल्ड कि अगर 37 वीक्स से ज़्यादा है तो हम तभी के तभी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे. वी विल नॉट ट्राई टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी. Then fetal well-being is assured. Then in all these cases, we will take patient for expectant management. Now what we will do in expectant management, like पहले पेशेंट को बेड रेस्ट में रखना है with bathroom and washroom facility. Investigations करना है जैसे CBC, HB, blood grouping and urine protein. Assessment of bleeding has to be done. This has to be done daily and every day we have to do this assessment. Then supplementary hemodynamic has to be started. ब्लड ट्रांसफ्यूशन भी देना पड़ेगा अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड हो चुकी है तो. और उसके बाद विद दिस मैनेजमेंट इफ़ यू सी दैट द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड और 2-3 डेज तक ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, देन वी कैन अलाउ पेशेंट टू मूव अबाउट, वी कैन अलाउ पेशेंट टू एम्बुलेट. फिर उस आफ्टर ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड अगेन जेंटल पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन शुड बी डन टू एक्सक्लूड सर्वाइकल और वजाइनल लीजन टू फाइंड आउट कि ब्लीडिंग का सोर्स कोई और तो नहीं है. ओके और अगर पेशेंट को ब्लीडिंग के साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्शंस भी शुरू हो चुका है तो हमें टोकोलाइसिस यानी टोकोलाइटिक एजेंट्स देना पड़ेगा टू सप्रेस द कॉन्ट्रैक्शन. ऑल RH नेगेटिव मदर्स शुड रिसीव एंटी-डी. नॉर्मली हम डिलीवरी के बाद RH नेगेटिव मदर्स में बेबी का ब्लड ग्रुप चेक करके फिर एंटी-डी, अगर बेबी RH पॉजिटिव है तो उसे एंटी-डी देते हैं. बट यहाँ पे क्योंकि हमें बेबी का स्टेटस नहीं पता एंड पेशेंट ऑलरेडी इज़ ब्लीडिंग और इसमें प्लासेंटा सेपरेट हुआ है तो फीटो मैटरनल ब्लीड हुआ हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पे जब पेशेंट ब्लीड हो रही है तभी ही उसी वक्त एंटी-डी इंजेक्शन दे देना है. देन टर्मिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, हम कब तक कंटिन्यू करेंगे और कब टर्मिनेट करेंगे. सो ट्राई टू कंटिन्यू एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट टिल 37 वीक्स. हावेवर premature termination is indicated in following cases: recurrence of brisk hemorrhage, fetus is dead और fetus is congenitally malformed. So हम जब हमें पता चलता है कि बेबी मैच्योर हो चुका है तो हम टर्मिनेट कर देंगे, वी विल नॉट वेट. बट इन केसेस में हम बिफोर टाइम भी, मतलब 37 वीक्स के पहले भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को. अगर हमें प्री मैच्योर टर्मिनेशन करना पड़ रहा है तो स्टेरॉयड थेरेपी हैज़ टू बी गिवन टू मदर फॉर फीटल लंग मैच्योरेशन. नाउ दिस इज एक्टिव मैनेजमेंट. एक्टिव मैनेजमेंट का इंडिकेशन है जैसे अगर ब्लीडिंग अकर्स एट 37 वीक्स तो हम वेट नहीं करेंगे और वी विल गो फॉर एक्टिव मैनेजमेंट. पेशेंट इज़ इन लेबर, यानी अगर 37 वीक्स से कम है फिर भी बट पेशेंट ऑलरेडी लेबर में चली गई है और सर्वाइकल डायलिटेशन होने लगा है तो ऐसे में भी हमें एक्टिव मैनेजमेंट करना पड़ेगा. पेशेंट इज़ इन एक्सएंगुएटेड स्टेट, यानी पेशेंट 37 वीक्स नहीं भी हुई हो या लेबर में नहीं भी हो लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो बहुत ब्लीड हो चुकी है, शॉक में जा रही है या जाने के डर है हमें, तो ऐसे में हम एक्टिव मैनेजमेंट ही करेंगे.
bleeding is continuing, means in spite of expectant management and our all the measure we are taking, still patient is continuously bleeding, then we will go for active management. And agar baby is we know that baby is dead or congenitally malformed, then in all these cases we will go for active management. नाउ व्हाट इज एक्टिव मैनेजमेंट, इसमें सिजेरियन सेक्शन या वजाइनल डिलीवरी की जा सकती है. सिजेरियन सेक्शन इज इंडिकेटेड इन केस प्लेसेंटल एज इज विद इन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम इंटरनल लॉस, यानी यूएसजी के थ्रू हमें ये दिखता है कि प्लासेंटा का जो एज है वो इंटरनल लॉस के बहुत ही पास है, 2 सेंटीमीटर एरिया के विद इन है. तो ऐसे में हम लोग सिजेरियन सेक्शन के लिए पेशेंट लेंगे. मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि टाइप 2 पोस्टीरियर और टाइप 3 और टाइप 4 वाले जो प्लासेंटा प्रीविया है उसमें हम लोग सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे. वी कैन नॉट ट्राई वजाइनल डिलीवरी. और आजकल सिजेरियन सेक्शन बहुत ज़्यादा सेफ हो गया एज़ कम्पेयर टू वजाइनल डिलीवरी, इसीलिए उसे प्रेफर किया जाता है. Then vaginal delivery is indicated when placental edge is definitely known to be 2 to 3 centimeter away from internal os. यानी through USG you know that it is away from the os. os से काफ़ी 2 से 3 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में हम वजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं. यानी कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एंटीरियर, ये दो टाइप के प्लासेंटा प्रीविया में हम वजाइनल डिलीवरी ट्राई कर सकते हैं. बट इट शुड बी डन इन ओटी कीपिंग एवरीथिंग रेडी फॉर सिजेरियन सेक्शन. यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर पीवी भी करना है या अगर हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना है, तो इन दिस केस वी हैव टू टेक पेशेंट ऑन ओटी टेबल एंड then try, so that if anything goes wrong, then immediately we can take patient for LSCS. Then induction of labor, it is done by low rupture of membrane followed by oxytocin drip. Then replace blood, अगर patient बहुत ज़्यादा bleed हो चुकी है तो blood transfusion से blood replacement करेंगे. Then active management of third stage, that is giving mithargine 0.2 mg और oxytocin 10 international units after delivery of baby. So normally हम लोग प्लासेंटा डिलीवरी होने के बाद ही ये दो मेडिसिन देते हैं यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. But in this case we are going to give it immediately after delivery of baby, so that by the time placenta delivers, uterus starts contracting and bleeding is minimized. Then thorough examination of cervix and vagina to be done to exclude any tear. Then check baby's hemoglobin and in case required give blood transfusion. अगर बेबी का HbB बहुत कम दिखाई देता है तो उसे भी ब्लड ट्रांसफ्यूशन देना पड़ सकता है. देन कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ वजाइनल डिलीवरी, यानी कौन से पेशेंट्स में हम वजाइनल डिलीवरी नहीं करेंगे. तो पेशेंट इज ऑलरेडी एक्सैंग्वेटेड, यानी अगर टाइप 1 या टाइप 2 एंटीरियर भी है लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ब्लीड हो चुकी है, तो हम उसमें वजाइनल डिलीवरी ट्राई नहीं करेंगे. इट इज़ कन्फर्म दैट मेजर टाइप ऑफ प्लासेंटा प्रीविया, जैसे कि मैंने बताया टाइप 2 पोस्टीरियर, टाइप 3 एंड टाइप 4, ये 3 मेजर टाइप के प्लासेंटा प्रीविया होते हैं. तो अगर ये टाइप हैं तो वी विल नॉट ट्राई फॉर वजाइनल डिलीवरी. एंड अगर टाइप माइनर टाइप्स भी है और बट उसके साथ में ये कंडीशंस है जैसे कि माल प्रेजेंटेशन, एल्डरली प्राइमी, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, अगर ये सारे ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हैं साथ में, तो देन वी विल नॉट ट्राई फॉर वजाइनल डिलीवरी. So this was the management of placenta previa. I hope this topic is clear to you. Thank you for watching my videos. Keep watching and sharing my videos, and also subscribe so that you don't miss any of my video. Thank you very much once again. Bye bye.